हेलो दोस्तों, सानी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 6th क्लास का एनसीईआरटी करने जा रहे हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, बीपीएससी का, या किसी भी स्टेट पीसीएस का, या फिर वन डे एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका बेस क्लियर होगा तो आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां से और ज्यादा समझ में आएगा। और सारे लगभग आप देखते होंगे कि सारे जो बेसिक्स क्वेश्चंस है, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछा जाता है कंपटीशन में, खासकर यूपीएससी बीपीएससी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमें अध्याय पढ़ना है वो है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो फटाफट पहले रीड करते हैं, फिर इसके बाद हम नोट में भी देखेंगे। सबसे पहले इसको बुक को रीड करते हैं, क्योंकि बुक पढ़े आपको काफी दिन हो गया। जब आप एक बार बुक को गो थ्रू देख लेंगे ना, तो बुक को देखने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर मैं डायरेक्ट नोट बता दूंगी तो फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी, और आप बुक को देख लेंगे तो आपका विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे पता लगाए, क्या पता लगाए कैसे। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यहाँ पे बुक हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति के से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये आप कैसे पता लगाओगे। तो बहुत साल पहले का जो अध्ययन किया जाता है वही इतिहास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब प्रश्न देखिए यहाँ से बनना शुरू हो गया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो क्या जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटको मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखो। और लोग कहाँ रहते थे, तो अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र पृष्ठ 2 पे देखने के लिए बुक हमें बोल रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। हमें मैप पे क्या पता लगाना है, नर्मदा नदी का पता लगाना है। क्यों पता लगाना है, तो कई लाख वर्ष पहले, देखिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पे रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल, अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग जो है किस नदी के तट पे रहा करते थे। तो आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के तट पे रहा करते थे। प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बन सकता है, पूछ सकता है आपसे कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहा करते थे। तो नर्मदा नदी के तट पे। अभी हम लोग मैप पे देखेंगे इसके बारे में। फिर पूछ सकते हैं कि कुशल संग्राहक कौन थे। तो कुशल संग्राहक वे थे जिन्हें आसपास के जंगलों का बारे में पता था, विशाल संपदा से वो परिचित थे जंगलों के। वे भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल से जो भी उत्पादन उनसे मिल पाता था उसे वह संग्रह किया करते थे, और साथ ही जानवरों का आखेट यानी शिकार भी किया करते थे। फटाफट हम बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले मानचित्र देख लेते हैं, नर्मदा नदी तट। तो आप यहाँ देखेंगे, ये रहा नर्मदा नदी। इसके आसपास का जो एरिया था जहां लोग रहते थे, कई लाख वर्ष पूर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें बुक क्या करने को बोलता है। तो अब बुक हमें बोल रहा है कि तुम उत्तर पश्चिम की, एकदम रट लीजिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। क्यों लगाना है, तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि 8000 वर्ष पूर्व कहाँ पे गेहूं और जौ की खेती पहले शुरू हुई। या पूछ सकता है कि सुलेमान और किरथर में किस फसल की शुरुआत हुई। बहुत तरह से यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न आपसे। तो आपको याद रखना है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के जो आसपास के एरिया था, वहां पे जो लोग रहते थे स्त्री पुरुष, वो 8000 वर्ष पूर्व की बात है, गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने इसके अलावा
भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहा करते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। क्यों लगाना है? तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास तो हुआ ही, इसके साथ ही उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास के एरिया में भी कृषि का विकास हुआ। और ये बोल रहा है ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? तो विंध्य के उत्तर वाले एरिया में उपजाया गया। चलिए हम मैप में देखते हैं। ये हमारा देखेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आपका वेस्ट, पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम, ये रहा आपका एरिया। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे किरथर, ध्यान से देखिए, यहाँ किरथर और सुलेमान जो यहाँ पहाड़ी है, इसके आसपास के एरिया में जो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष रहा करते थे वो जौ और गेहूं उपजाया करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जो आपका ये वाला एरिया है, ये पूरब का जो एरिया है, नॉर्थ पूरब, यहाँ पे आप देखेंगे जो गारो पहाड़ियां है इसके आसपास भी कृषि का विकास हुआ। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे विंध्य पहाड़ी, इसके आसपास के एरिया में भी चावल की खेती सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, इसके उत्तर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हमें क्या करने को, तो बोल रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। पूछ सकता है कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, या पूछ सकता है सहायक नदियां किसे कहते हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाता है उसे सहायक नदी कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहाँ पे नगर फले फूले? तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले एरिया में 2700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। और गंगा की जो सहायक नदी है और गंगा नदी है, इसके समुद्री तटवर्ती इलाकों में भी नगर का विकास हुआ। कब हुआ? तो ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए इसको देख लेते हैं मैप के हेल्प से। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंधु नदी आपका दिख रहा है, और इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 5 नदियां हैं, आपको याद रखना है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसके आसपास के एरिया में कब 4700 वर्ष पूर्व जो है लोग यहाँ पे नगर बसाए, नगर यहाँ पे बसा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र के आसपास भी 2500 वर्ष पूर्व जो है, 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे नगर फला फूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हमारा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ। क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है क्योंकि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध था, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसके जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किए थे। भले ही आज बिहार इस परिस्थिति में है, एक गरीब राज्य कहलाता है, लेकिन ये प्राचीन काल में बहुत ही समृद्ध राज्य था, मगध नाम से जाना जाता था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अभी हम लोगों ने देखा गंगा नदी और उसके आसपास के एरिया, आपको मैप में मैं दिखा देती हूँ ताकि आपके मेमोरी में ये फिट हो जाए। यहाँ जो देखेंगे आप गंगा नदी और यहाँ सोन नदी, और ये हमारा जो है बिहार, वर्तमान बिहार। तो यहाँ पे आप ये पहले मगध हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों ने यात्राएं की। क्योंकि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। यात्राएं मुश्किल थी, साधनें कम थी उस समय में, फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं था। इसके बावजूद भी उन लोगों ने यात्राएं की। कुछ लोगों क्यों किया ये पूछ सकता है। तो काम की तलाश में, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। कभी कभी सेनाएं जो थी वो एक क्षेत्र को, मतलब जिस क्षेत्र में रहते थे वो दूसरे क्षेत्र को विजय हासिल करने के लिए अपनी सेना के साथ जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों कभी काफिला में तो कभी जहाजों में, और साथ ही साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे उस समय में लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। इस तरह से आप रीड करते चले।
कुछ कुछ नए और रोचक स्थानों का, कुछ लोग जो थे उनको नई नई जगहों का पता करने में बहुत उत्सुकता होती थी, तो उत्सुकतावश यात्राएं क्या करते थे। इन सभी यात्राओं से क्या हुआ, तो लोग आपस में मिले जुले, उनका विचार आदान प्रदान हुआ, उन लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति अपनाना शुरू की, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखना शुरू किया। आज यात्राएं क्यों होती है आप खुद ही जान सकते हैं, कुछ पता लगा सकते हो कि आज यात्राएं क्यों होती है। एक बार फिर मानचित्र वन को देखो, पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। जानते ही एशिया में आप उत्तर में हिमालय है, आप दक्षिण में आप सागर है, तो इस तरह से ये घिरा हुआ है। हालांकि लोगों ने इन सभी सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उस समय में क्या था, इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा वो कर सके, जिन्होंने चाहा कि नहीं मुझे जाना ही है तो वो ऐसा कर सके, क्योंकि जहां चाह होती है वहीं राह होती है, आप सभी को पता है। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में से भी कुछ लोग यहाँ आए, उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग यहाँ कुछ आए और यहीं पे बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध बनाया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अब हमें देखना है कि जो हमारा भारत है इसका नामकरण कैसे हुआ, नाम कैसे पड़ा। तो अपने देश के लिए प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द का उत्पत्ति जो है वो इंडस से हुआ। देखिए प्रश्न ये पूछा जा चुका है और ये प्रश्न और भी आने की संभावना है, अदर कंपटीशन में आ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडिया जो हमारा भारत का देश इंडिया नाम है उसका उत्पत्ति इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो ये इंडस से निकला। और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता था, सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आपने देखा कि ये ईरान और यूनान जो है ये उत्तर पश्चिम की कंट्री है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, पूछ सकता है कि उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, तो सिंधु को हिंदोस याद रखना, हिंदोस या इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि क्षेत्र था उसको इंडिया कहा। ये जो नदी है हमारा, उसके जो पूरब वाला एरिया है उसको उसने क्या बोला, तो वहां पे जो लोग रहते थे उन लोगों के ग्रुप को उन्होंने क्या बोला, तो इंडिया बोला। क्या बोला, इंडिया बोला। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, जो बाद में ये हमारे कंट्री के लिए यूज होने लगा। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में मिलता है। इसमें इसका उपयोग देश के लिए होने लगा। इसके बाद जो इसका उपयोग जो है देश के लिए होने लगा। पहले ये लोगों के लिए हुआ करता था पूरे, अब कंट्री के लिए होने लगा। अब हम जानते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अब इतनी सारी जो बातें हम जानते हैं अतीत की घटनाओं के बारे में कैसे जानते हैं, उसे हमें यहाँ पे जानना है। तो अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक नया जो तरीका है वो है पुस्तकों को पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जा सकता है, पांडुलिपि कही जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पांडुलिपि हुआ करता था इसे अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द दिया गया है नाम, जिसे लैटिन में जो मेन्यू शब्द होता है, मेन्यू, इसे बोलते हैं हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखा हुआ होता था। फिर इसको फिर से आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रति दिया हुआ है। ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी हुई है। किताब बनाने के लिए क्या किया था, तो ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और उसे लिखने योग्य बनाया जाता था। इसके अलावा जो भुर्ज का पेड़ हुआ करता था, जो उससे भी उसके छाल से विशेष तरीके से क्या किया जाता था, तो उसको लिखने के लिए उसको उपयोगी बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन
इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, स्वाभाविक है, कुछ नष्ट कर दिए गए, फिर भी बहुत सारी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से प्राप्त होती थी। मंदिरों में सुरक्षित करके रखा हुआ था, विहारों में, विहार वो स्थान होता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, ठहरने का एक गंतव्य स्थान हुआ करता था। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं में व्यवहारों, इन पुस्तकों में आके पूछ सकता है कि पांडुलिपि में किस चीज का उल्लेख था। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो जबकि कई प्राकृत भाषा में, प्राकृत जो आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, कुछ तमिल भाषा में लिखा हुआ। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। पूछ सकता आपसे कि आप अभिलेख से क्या समझते हैं। तो अभिलेख जो हुआ करता था वो क्या था, लेख पत्थर पे अथवा धातु पे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी जो था शासक अथवा अन्य लोगों ने अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे। शासक जो हुआ करते थे और जो लोग हुआ करते थे आदेशों को उस पर लिखवाते थे, ताकि क्या हो तो लोग पढ़ सके, देख सके, उसको समझ सके, उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिसमें राजाओं और रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक जो थे लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ शिलालेख अभिलेख दिख रहा होगा। यहाँ देखते हैं, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला। पूछ सकता है आपसे प्रश्न, 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान के कंधार से। और ये जो अभिलेख है अशोक नामक शासक के आदेश का उत्तीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में कुछ अध्याय तुम मतलब 8 में पढ़ोगे चैप्टर में। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी हुई है बस। जब हम कुछ लिखते हैं तब उसे किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं, जैसे हिंदी लिखते हैं देवनागरी करते हैं, उस तरह से लिपियाँ जो होती है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये जो अभिलेख आपने देखा, यह अभिलेख जो है पूछ सकता है कि अशोक का जो अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला है वो किस लिपि में है? तो यूनानी, याद रखना, यूनानी और अरामेइक प्रश्न पूछा जा चुका है। ये यूनानी और अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी है, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि पुरातत्वविद से आप क्या समझते हैं? तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राचीन काल में जो वस्तुएं लोग उपयोग में लाते थे उसका अध्ययन करके इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों के अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु के बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढती है। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या पुरातत्वविदों को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? ये आप पता लगाना। नेक्स्ट चलते हैं, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब होता है ना, इतिहास का क्या स्रोत है? तो पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से जो ज्ञान प्राप्त होता था, इन सभी जानकारियों को क्या बोलते थे कि स्रोत है। इतिहासकार किसे कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। सारे लोग जानते हैं। स्रोत से प्राप्त
प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। होता है ना, किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ संकेत मिल जाए या कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए तो उसके बारे में पता लगाना जो होता है बहुत आसान और रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग कर सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब और देखते हैं अतीत एक या अनेक। तो देखिए, अतीत विभिन्न विभिन्न वर्गों के लिए अतीत अलग अलग मायने में थी। जैसे जो राजाएं थे वो अपनी जो कार्यकृति थी, जो आदेश थे वो लिखवा के रखते थे शिलालेखों अभिलेखों पे। लेकिन जो आम लोग थे, किसान थे, तो उनको स्टडी करना बहुत आसान हो जाता। लेकिन जो आम लोग थे, किसान थे, पशुपालक थे, शिकारी थे, ये सब जो थे वो अपना जो अभिलेख नहीं लिखाया करते थे, तो सुरक्षित उनके बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगा। तो वो जो वस्तुएं यूज करते थे उससे उनके बारे में पता लगता है। उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ आपको। अब देखेंगे, ध्यान देने की बात है कि अलग अलग समूह के लिए लोगों के लिए अतीत का अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन, व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे कि हम देखें, उस समय में देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन क्या करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रहण से प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब तिथियों का मतलब समझते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि अभी आपने देखा कि 2700 वर्ष पूर्व, तो ये तिथियां क्या है। तो तिथि जो काउंट होता है वो ईसा मसीह का जन्म का, मतलब ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन आपका 111 मतलब 1 तारीख 1 महीना 1 ईस्वी, इस तरह से काउंट हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि 2023 मतलब आज से 2023 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था, या आज ईसा मसीह का 2023वां जन्मदिन, ऐसा बोल सकते हैं। ईसा पूर्व। इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ और आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब इसका आप नोट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इससे हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विश्वास करिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं भी बाद में आप पढ़ना चाहे तो सर्च करें तो नहीं मिले। तो इस तरह से अब ये एनसीईआरटी का सीरीज चलने वाला है। आपको चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इसको बेस नहीं बनाएंगे तो आप किसी चीज़ को इजीली नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।